जल की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। अगर उस समय देवी देवता होते जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता। एक एक प्रोफेसर पढ़ के जी सर कर रहे हैं। इस सवाल सही और खायान ने जो है अगर यहाँ लिखा कि यहाँ के लोग प्रकृति पूजक थे, जल की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे। अगर उस समय देवी देवता होते तो क्या फाया ने न लिखता कि यहाँ का एक समूह है जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता। इस सवाल सही है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि धम्म लिपि से जो है उसकी भाषा प्राकृत हुई और प्राकृत के बाद पाली बनी, पाली से और अर्धमगधी से मिलकर पहली शताब्दी में हिंदी बनी। और हिंदी में 8 अक्षर नहीं थे, और री नहीं था, औ नहीं था, इया नहीं था, और बड़ा सा नहीं था, खष्टी सा नहीं था, और जो है जिसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं जो 2 अक्षरों के मेल से बने हैं, छत्रिंग ज्ञा, ये 8 अक्षर नहीं थे। और हिंदी में जो है आधा अक्षर लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इनका एवोल्यूशन माने कर्मिक विकास 7वीं शताब्दी के बाद हुआ। और जब 7वीं शताब्दी के बाद हुआ तो मैं यहाँ सवाल खड़ा करता हूँ कि अगर छत्रिंज्ञा नहीं था तो लोगों ने क्षत्रिय कैसे लिख लिया? आधारा लगाने की ऊपर नीचे अगल बगल कहीं व्यवस्था नहीं थी तो कैसे ब्रह्मा लिख लिया, कैसे ब्राह्मण लिख लिया? और उसके बाद जब री नहीं था तो ऋषि कैसे लिख लिया, ऋषा कैसे लिख लिया, ऋग्वेद कैसे लिख लिया? ये सवाल होता है ना। लेकिन जो देवनागरी लिपि है आज से लेके छत्रिंज्ञा तक, जब तक किसी लिपि में व्याकरण नहीं जुड़ता है तब तक वो भाषा का रूप नहीं ले पाती है। अब सवाल पैदा होता है कि मान लो जो है विदेशी यात्री आए, उन्होंने देवी देवताओं के बारे में नहीं लिखा, यहाँ जितने राजा हुए उन्होंने नहीं लिखवाया, तो कम से कम यहाँ जो लोग आज जो है उनका दम भरते हैं देवी देवता ब्राह्मण अगर इस देश में था तो उसने क्यों नहीं लिखवा दिया? किसी एक भी शिलालेख, एक जो है मोहर तक नहीं मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मिट्टी की मोहरें मिली हैं उसमें भी लिपि है, लिखावट है, तो उन लोगों ने क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब ये सब काल्पनिक चीजें उस समय नहीं थी। अब सवाल यहाँ खड़ा करता हूँ कि जब 9वीं शताब्दी में जो है हिंदी ने भाषा का रूप लिया तो हिंदी के बाद की संस्कृति है, चूंकि संस्कृति जो लिखी गई है वो आज से लेके छत्रिंज्ञा तक जो हिंदी की देवनागरी लिपि है इसी में लिखी गई है। और जो है संस्कृत जो है दुनिया के किसी लिपि में लिखना संभव नहीं है। इतिहासकारों ने चैलेंज किया, क्यों नहीं लिखना संभव है? कि हिंदी की देवनागरी लिपि में हलंत, विसर्ग, बिंदी लगाने की व्यवस्था है। दुनिया के किसी लिपि में हलंत, विसर्ग, बिंदी लगाने की व्यवस्था नहीं है। और संस्कृत के हर श्लोक में आपको हलंत, विसर्ग, बिंदी मिल जाएगी। इसलिए इतिहासकार पढ़ते पढ़ते अंधे हो जाते हैं और मामूली चीज नहीं है खोज के जो निकालते हैं कि हलंत, विसर्ग, बिंदी दुनिया के किसी लिपि में नहीं है। अब आते हैं, इन लोगों ने 2 चीजों की चोरी किया, बहुत जबरदस्त चोरी। जैसे महान सम्राट अशोक ने जो है लिखवाया जहां जहां जो है इयम धम्म लिपि चा, जिन जिन लिपियों में उन्होंने शिलालेख लिखवाया फारस की खाड़ी तक, उसके नीचे लिपि का नाम उन्होंने लिखवा दिया। तो उच्चारण इन लोगों ने, इयम धम्म लिपि का मतलब होता है ये धम्म लिपि है, उच्चारण जो है धम्म लिपि का इन लोगों ने चुराया और हिंदी की देवनागरी लिपि के जो है लिपि चुरा के 13वीं शताब्दी में संस्कृत बना लिया। और संस्कृत बनाया तो संस्कृत ने 1450 ईस्वी में भाषा का रूप लिया। उस बगैर व्याकरण के कोई लिपि जो है भाषा बन नहीं सकती है। तो इन लोगों ने जो है इतिहासकारों को चैलेंज किया कि हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। इतिहासकारों ने भी चैलेंज किया कि आपकी संस्कृति यदि 5000 वर्ष पुरानी है तो क्यों कोई जो है शिलालेख हो, कोई ताम्रलेख हो, कोई भोजपत्र हो, उस पर हमको जो है लिखी दिखाइए संस्कृत। मैं मान लूंगा कि आपकी संस्कृति जो है 5000 वर्ष पुरानी है और मैं विज्ञान के माध्यम से उसकी जांच करूंगा। तो इन लोगों के पास तो था नहीं, भोजपत्र एक था, इन लोगों ने एक भोजपत्र दिया। अब विज्ञान हमारी क्या मदद करता है? विज्ञान हमारी 2 मदद बहुत अच्छे से करता है। एक कार्बन डेटिंग कर देता है, दूसरा डीएनए कर देता है। और जो है जब उस भोजपत्र की कार्बन डेटिंग हुई, इतिहासकारों ने किया, तो 1450 ईस्वी में संस्कृत ने भाषा का रूप लिया और 1466 ईस्वी का वो भोजपत्र निकला। इतिहासकारों ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया की सबसे नई भाषा है जिसमें आपको गुलाम करने बनाने के लिए देवी देवता सब लिखे गए हैं। बस 2-4 लाइन और बोल के अपनी बात समाप्त करता हूँ, चूंकि भाई साहब को जो है समय उनका ज्यादा ले रहे हैं। अब 2-4 शब्द आप लोगों को बता देना चाहते हैं। शब्द क्या है? लंका। किसी भी भूगोल पढ़ने वाले लड़के से जो ज्योग्राफी पढ़ा हो
उससे पूछ लीजिए भैया 100 साल लंका का क्या नाम था, पहले क्या नाम था, वो तुरंत बताएगा सीलोन नाम था। और वाल्मीकि रामायण में हर जगह जो है, तुलसीकृत रामायण में हर जगह 50 जगह लंका लंका आया है। इसका मतलब ये किताब 100 साल के अंदर की लिखी हुई है। शब्दों से पता चल जाता है एक किताब किस सेंचुरी की लिखी हुई है। उसके बाद जो है वाल्मीकि रामायण में क्या आया है, जातियों का उल्लेख आया है। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा कोल किरात सुपच कलवारा, जातियों को उल्लेख आया ना। मैं चैलेंज करता हूँ कि इस देश में जो है एक भी राजस्व ग्राम सभा पूरे भारत में ऐसी नहीं है जो जात के नाम से हो। 18वीं शताब्दी के बाद भारत में जातियां बनना शुरू हुई और उसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण है भारत में एक भी राजस्व ग्राम सभा जात के नाम से नहीं है। और भारत में 200 वर्ष पहले जातियां बनना शुरू हुई। आज जो है पाणी कुरवा, तिवारी कुरवा, चौबे कुरवा, चमारे कुरवा, कुर्मी कुरवा, अहिरे कुरवा, धोबी कुरवा, तमाम जो है जातियों के पूर्वज हो गए। लेकिन एक भी राजस्व ग्राम जो है पूरे भारत में नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है जात के नाम से हो। हमारा बल्ली कृपालपुर, बगले जैसी, मऊ, तारुण जो है, गलहिया, नसरतपुर, आगागंज, माने हर जगह जो है पूरे ऑल इंडिया का सर्वे है कि एक भी राजस्व ग्राम सभा नहीं। ये जातिया है, इसका मतलब 200 वर्ष के अंदर की किताब लिखी हुई है। उसमें विमान शब्द आया है। 1824 में वैज्ञानिकों ने विमान पे रिसर्च शुरू किया और उड़ा तो नहीं पाए, उड़ा पाए 1860 में। सही ढंग से कब उड़ा पाए? 1864-65 में विमान शब्द आया है। तो निश्चित है इसे जो है 1860 के बाद की लिखी हुई किताब है। और 2-3 लाइन और बोल के खत्म करता हूँ। जैसे आया क्या है शब्द कि आज कहते हैं आकाशवाणी हो गई किसको? अरे मोबाइल है, हम आप कहीं मिले, अगर नहीं जो है बात हो पाए, अच्छा भैया चलो फोन पे बात कर लूंगा। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उसका किसके बारे में लिखा गया कि कंस अपनी बहन को जो है बहुत प्यार से उसके ससुराल पहुंचाने जाता, उसका 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यही तो है ना कहानी। अब जो है आकाशवाणी 1875 में उसकी खोज हुई। 1881 में कलकत्ता में पहला आकाशवाणी केंद्र खुला। और हम लोग तो एमए तक जो है इतिहास पढ़े हैं, किसी राजा ने नहीं कहा है कि भैया चलो हम आकाशवाणी कर देंगे। आज फोन है तभी तो कहते हैं भैया चला फोन से बात हो जाए। इसका मतलब 1875 के बाद की ये जो है महाभारत लिखी हुई है। और 2-3 शब्द बता देते हैं। जैसे किसको लिखा गया 12 बजे रात को जेल खाने में पैदा हुए थे। 1505 ईस्वी में पीटर लेनहेन ने घड़ी का आविष्कार किया। उससे पहले घड़ी नहीं थी। अगर 12 बजे शब्द आया है तो इसका मतलब किस 500 वर्ष के अंदर का है। किस मुरली बजा रहा है ना। मुरली बजाने का मतलब हुआ कि मुरली की खोज जो है 15वीं शताब्दी में हुई। इसलिए जो है कि 500 वर्ष के अंदर ये शब्द गवाही देते हैं कि कब की लिखी हुई है, जिससे हमें गुलाम बनाया जाता है। और हमारे लोग जो है पढ़े लिखे लोग अपनी औरत को बिठा के ले जाते हैं चैत्र रामनवमी नहलाने। तो ये हम इसलिए इतनी गूढ़ चीज बोलता हूँ। कितनी मोटी मोटी किताबें हमारे पास है, 1500 की, 1600 की किताबें। रात दिन उसे पढ़ता हूँ, तब कहीं समाज में अपनी बात जो है चैलेंज के साथ रखता हूँ। तो अगर आप हमारा समाज पढ़े लिखे लोग सुधर जाएंगे तो औरत की हिम्मत है कुछ चैत्र रामनवमी नहा चली जाए और मोटरसाइकिल बैठा के ले जावा तब जाए नहा। तो मित्रों जो है हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पढ़े लिखे समाज सुधर गए तो अनपढ़ उन्हें देख के सुधर जाएंगे। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, अनपढ़ों से मुझे कोई शिकायत नहीं। एक स्लोगन बाबा साहब पढ़ के अपनी बात समाप्त करते हैं। बाबा साहब ने कहा था बहुत बढ़िया चीज कि गलत दिशा में जाती हुई भारी भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलो। और वो काम मैं कर रहा हूँ। इसलिए मित्रों जो है माने आप लोगों के सामने और मैं ये आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि अगर मेरे शब्दों से किसी को आघात पहुंचा हो तो मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से जो है क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि जो है तमाम प्रकार के लोग समाज में रहते हैं। और जो है एक लाइन हमने एक किताब लिखा है, आर्थिक समता क्यों और कैसे। 2 मिनट और ले लीजिए। आपको जो पसंद है वही बात करेंगे। अगर आज आप दिन कहो रात हम रात कहेंगे, क्योंकि बाबा साहब की बात है। एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, आगे। हमने एक किताब लिखा है, आर्थिक समता क्यों और कैसे। आर्थिक समता क्यों जरूरी है, कैसे होगी, उसका शीर्षक ये है किताब का। और उसमें हमने क्या लिखा है, आज हमारे लोग कहते हैं, तमाम लोग तमाम तरह की बात करते हैं कि आप खुशहाल हो जाओगे। क्योंकि पूरी दुनिया में कमाने खाने के 4 क्षेत्र हैं। नंबर 1 मजदूरी करना, नंबर 2 खेती करना, नंबर 3 व्यवसाय करना, नंबर 4 नौकरी करना। इन्हीं के माध्यम से हमको रोटी मिलती है। और उसमें क्या गिरावट आ रही है, एक एक लाइन बता के बस अपनी बात समाप्त करूंगा।
जैसे मजदूरों के लिए हमने लिखा कि जब किसान आपसी बंटवारे से इतनी छोटी जोत में आ जाएगा कि वो तथा उसका परिवार उस अपनी छोटी जोत की जमीन को खुद जोत बोलेगा, तब मजदूरों की कोई जरूरत नहीं होगी। मजदूर एक दिन की मजदूरी के लिए इधर उधर भटकेगा, वो स्थिति भारत में आ गई। आज जो है भारत में 30 करोड़ परिवार निवास करते हैं लगभग, और 30 करोड़ परिवारों में से 22 करोड़ 20 लाख परिवार 1 एकड़ से नीचे की जोत में आ गए, माने उनके पास उत्पादन के साधन समाप्त हो गए हैं। ये हमारा समाज जो SC/ST बैठा है, 86.25% परिवार पूरी तरह से भूमिहीन है, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन का साधन नहीं है, न कोई रोजगार है। और उसके बाद क्या है, किसान के लिए हमने लिखा कि भूमि की हदबंदी एवं बढ़ता परिवार तथा औद्योगिक उत्पादों के बढ़ते दाम उक्त किसानों की संपन्नता छीन ले रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी ने किसानों की स्तर तक पहुंचा दिया कि आज प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि 1 बीघा कच्चा एक आदमी पे पड़ रही। जो जितना छोटा किसान होगा उसके सामने उतने अधिक समस्या होगी। न वो सिंचाई के लिए जो है नलकूप का साधन कर पाएगा, न जुताई के लिए एक जोड़ी बैल या सिंगल बैल नहीं रख पाएगा, और न जो है उसमें टाइम से खाद एवं बीज और अच्छी दवाओं की व्यवस्था कर पाएगा। स्थिति होगी जिस अनुपात में आबादी बढ़ेगी उसी अनुपात में खेत महंगा होता जाएगा, खेत की उर्वरता क्षीण होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि उत्पादन शून्य हो जाएगा और किसान भूखों मरने लगेगा। तो ये जो है हमको रोटी आगे कैसे मिलेगी, बस एक फ्रांस का उदाहरण देके, चूंकि जो है जब हमारा किसान जो है दुखी रहेगा तो सामान खरीदने कौन जाएगा। और ये लंबी चीजें हैं, किताब में 4-4, 5-5 पढ़ने लिखा। एक उदाहरण फ्रांस का देके अपनी बात समाप्त करते हैं। फ्रांस में 1848 में नेपोलियन ने ऐसी परिस्थितियां कायम कर दी, वहां 40 लाख लोग नंगे रोड पे आ गए, जिसमें गुंडे, अपराधी, तबायत इस किस्म के लोग थे, और 50 लाख लोग ऐसे थे जो अपनी जिंदगी की सरहद पे जी रहे थे, अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने चीथों में, माने फटे पुराने कपड़ों में जो है शहर से देहात और देहात से शहर की तरफ भाग रहे थे रोजगार की तलाश में, कि हमको एक दिन का कहीं रोजगार मिल जाए। और ये स्थिति भारत में आ गई। 26 अप्रैल 2022 का दैनिक भास्कर का सर्वे है कि भारत में 90 करोड़ लोग जो है पूरी तरह से बेरोजगार हैं। ये उसका सर्वे है, उसको हमने किताब में जो है ऐड किया है जो है। और उसके बाद जो है स्थिति ये होगी कि जिस अनुपात में जमींदार तबके के लोग जिनकी कृषि भूदासों, खच्चरों तथा डेली के मजदूरों से होती थी, ऐसे किस्म के लोग जमींदार तबके के लोग जो है नेपोलियन के टैक्स और शासन प्रणाली से उब चुके थे। आज बीजेपी वही जो है भारत में कर रही है, कितनी महंगी चीजें कर दे रहे हैं, हम लोगों का खेती करना और जो है मजदूरी करना जो है दुश्वार हो गया। वहाँ 90 लाख लोगों ने मिलकर क्रांत किया, उस क्रांत का ये परिणाम निकला। वहाँ एक सस्ती सरकार बनी और भूदासों के नाम जमीनें अलॉट की गई और जो है टैक्स वापस लिया। वहाँ तो लोगों को उत्पादन के साधन मिल गए, लोगों ने जो है मेहनत किया, लोग खुशहाल हो गए। लेकिन भारत के बारे में आप जरा निगाह डालो कि यहाँ तो कितनी भी सस्ती सरकार बना दी जाए, फिर भी भूख से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। कारण यहाँ लोगों के पास उत्पादन के साधन नहीं। लोग 10 बिस्वा, 5 बिस्वा, 1 बीघा, 2 बीघा के किसान है। मैं कहता हूँ कि अगर भविष्य में इनके लिए उत्पादन के साधनों का निर्माण नहीं किया गया तो इनको मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये किताब में हमने इस चीज का इम्प्लीमेंट किया है। और आप देखें उस चीज को जो है कि पढ़ेंगे, हमारा 14-15 प्रदेशों में हमारी लिखी हुई किताब पढ़ी जा रही है। एक एक प्रोफेसर पढ़ के जी सर कर रहे हैं, कह रहे हैं सर ये कहाँ से आपने इतनी ऊंची चीज लिख दिया। और किताब लेके आए हैं, उसका केवल छपाई का दाम लेते हैं 20 रुपया। जिन भाई को जरूरत होगी ले लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः बाबा जी का और बुद्ध को जो है आप अपनी तरफ से, उपस्थित जनता जनार्दन की तरफ से, या माइक की आवाज जहाँ तक जा रही है, उन सबों की तरफ से कोट बार नमन करते हुए अपनी बात पर विराम देना चाहते हैं। जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।